तो नमस्कार मेरी प्यारी लॉयल फैमिली, मैं हूं आपका मिस्टर एक्स और उम्मीद करता हूं कि आप सभी एकदम बढ़िया से होंगे। तो देखो, फिलहाल में गर्मी बहुत ज़्यादा चल रही है और मैं आपसे यही कहूंगा कि आप घरों में रहें और स्टोरीज का मजा लेते रहें। और हमारे राजस्थान की हालत तो देखो, आप जानते ही है कि यहाँ गर्मी बहुत ज्यादा रहती है, लेकिन अभी फिलहाल में बारिश हो चुकी है तो थोड़ी ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है। तो आज की जो स्टोरी है ना, वह मुझे पर्सनली जानने को मिली है। पर्सनली ऐसा है कि मेरे एक दोस्त हैं और उनके रिलेटिव हैं जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का बिजनेस करते हैं और उनका बिजनेस चलता है राजस्थान और गुजरात के बीच में, यानी कि अहमदाबाद से सामान उठाते हैं और फिर जयपुर उनको पहुंचाना होता है और कभी जयपुर से अहमदाबाद पहुंचाते हैं। तो यह जो उनके साथ घटना घटी थी ना, यह आज से नहीं बल्कि 10 साल पहले की है, यानी कि 2015 की। और यह एक ऐसे इंसान है जो काफी ज्यादा ड्राइविंग कर चुके हैं। तो उनके साथ कभी कुछ ऐसा हुआ नहीं है जैसा कि अमूमन ट्रक ड्राइवर्स के साथ होता है। और चूंकि ट्रक ड्राइवर्स का तो काम ही ऐसा होता है कि वह कभी जंगलों से निकलते हैं, कभी घाटी के इलाके से निकलते हैं, कभी सुनसान इलाके से निकलते हैं। लेकिन ये जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट वाले बंदे थे ना, जिनकी ये स्टोरी है, इनका काम ओनली हाईवे पर होता था और उनकी अपनी एक छोटी गाड़ी थी वेगनार। हालांकि आज तो उनके पास एक बड़ी गाड़ी है, लेकिन जब यह हादसा हुआ था तब यह छोटी सी गाड़ी ही थी। और जैसा मैंने बताया कि ये एक ऐसा इंसान है जो कभी भी इन सुपर नेचुरल चीजों में विश्वास नहीं करते, लेकिन जब तक इंसान अपनी आंखों से घटा हुआ कुछ देख नहीं लेता ना, तब तक वह इन चीजों को ढकोसला ही बताता है। तो मेरे जो दोस्त हैं वह मुझसे मिलने के लिए आए हुए थे और उनके साथ इनके रिलेटिव जिनका नाम है नवीन, यह भी थे। तो ऐसे बातों ही बातों में इन्हें पता चल गया कि मैं आप लोगों को यहाँ पर हॉरर स्टोरी सुनाता हूँ। तो उन्होंने फिर अपनी जो आप बीती है वह मेरे साथ शेयर की और जिसे सुनकर मेरे भी रोंगटे खड़े हो गए और उन्होंने भी इस चीज को माना कि वास्तव में जो चीज मैं कर रहा हूँ वह एकदम सही है, क्योंकि ऐसी चीज एक्चुअल में मौजूद है। अच्छा, तो जो भी साथी पहली बार स्टोरी सुन रहे हैं और चैनल पर नए हैं और हमारी इस लॉयल फैमिली का हिस्सा नहीं बने, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़ जाए, क्योंकि देखो, मैं आपको अक्सर ऐसी घटनाएं सुनाता रहता हूँ और ऐसा किसी के साथ भी हो सकता है। तो अगर आप यह स्टोरी सुने हुए रहेंगे तो आपको पूरा नॉलेज रहेगा और कैसे इनसे मुकाबला करना है यह भी आप जानेंगे। तो चलिए अब यह स्टोरी हम नवीन के पर्सपेक्टिव से सुनते हैं। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है नवीन कुमार और मैं जयपुर का रहने वाला हूं। और ये घटना जो आज मैं आप सबके साथ ही शेयर करने जा रहा हूं, ये मेरी अपनी आप बीती है। तो बात 2015 की है। मैं अहमदाबाद से जयपुर तक का 650 किलोमीटर का लंबा सफर तय करते हुए घर लौट रहा था और इसे 12 से 13 घंटे के लंबे सफर में मैं बड़े ही सेफ तरीके से ड्राइविंग करने की पूरी कोशिश कर रहा था। लेकिन चूंकि आप जानते हो कि रात के वक्त ड्राइविंग करना थोड़ा मुश्किल होता है। दूसरी तरफ से आने वाली गाड़ियों की रोशनी सीधे आंखों पर रिफ्लेक्ट करती है और इधर उधर से आने वाली लाइट्स की रोशनी एकदम जैसे इल्यूजन पैदा करती है। इसलिए नाइट में ड्राइविंग करना बहुत ही ज्यादा रिस्की काम होता है। इसके साथ ही झपकी आने का भी खतरा बना रहता है, क्योंकि उस समय रात में नींद आने का खतरा हमेशा बना ही रहता है। खैर, जो भी हो, मुझे तो सही सलामत अपने घर पर पहुंचना था, तो बड़े ही सेफ तरीके से चल रहा था। इसलिए मैं न तो बहुत ही ज्यादा स्पीड में चल रहा था और ना ही बिल्कुल लापरवाही से। तो ये सफर जितना लंबा था उससे कई ज्यादा एकदम रिस्की और बोरिंग कर देने वाला था और मैं बड़े ही शांत ढंग से अपनी ड्राइव कर रहा था। सारी चीजें बिल्कुल नॉर्मल चल रही थी और वो रात को लगभग 11:30 के आसपास का वक्त रहा होगा। हाईवे पर ट्रकों और गाड़ियों की आवाजाही थोड़ी कम होने लगी थी, क्योंकि जैसे जैसे टाइम गुजरता जा रहा था वैसे वैसे सड़क सूनी होती जा रही थी और लगभग 10 से 15 मिनट के गैप के बाद शायद कोई एक आध गाड़ी ओवरटेक करते हुए आगे निकल रही थी, या मतलब नजर आ रही थी। कुल मिलाकर के कहा जाए तो ये हाईवे अब एकदम शांत हो चुका था और कहते हैं कि हाईवे जब शांत हो जाते हैं तब इनके बीच दूसरी दुनिया जागती है। उन लोगों की दुनिया जिनका अंत उन हाईवेज के बीच सफर के दौरान हुआ था। उन लोगों की दुनिया जिनकी जिंदगी का आखिरी सफर कभी वो हाईवेज ही रहे थे। तो जैसे जैसे रात गहरा रही थी और रास्ता सुनसान हो रहा था, मेरे दिमाग में यही सारी बातें चल रही थी। अब देखो, वैसे तो मैं इन सब चीजों में ज्यादा बिलीव नहीं करता हूँ, लेकिन
क्योंकि उस दिन से पहले मेरे साथ कभी ऐसा कुछ अनुभव हुआ ही नहीं था। लेकिन ऐसी बातें सुनकर के या ऐसी बातें मैं सोच करके बहुत ही ज्यादा डर रहा था। और उस रात उस सुनसान होते हाईवे पर वो सारी बातें बार बार मेरे दिमाग में घूमकर मुझे डरा रही थी। अब लगातार ड्राइविंग और नींद की वजह से मेरी आंखें भी थोड़ी थोड़ी भारी होने लगी थी। और तभी क्या हुआ कि मैंने देखा मेरे पीछे से एक व्हाइट कलर की स्कॉर्पियो गाड़ी ओवरटेक करते हुए एकदम तेज स्पीड से आगे निकल जाती है। उसकी स्पीड बहुत ही ज्यादा तेज थी, जिसे देखकर मैं भी हैरान हो चुका था। अब देखो, अमूमन ऐसा कहा जाता है कि नाइट में आप गाड़ी स्लो चलाओ, क्योंकि नाइट में इतनी फास्ट ड्राइविंग बिल्कुल भी सेफ नहीं मानी जाती है। लेकिन कई लोग ऐसा करते हैं कि अगर रोड एकदम क्लियर है तो वो फुल एक्सीलेटर दबा देते हैं और काफी फुल स्पीड में गाड़ी चलाते हैं। खैर, वो सबकी अपनी अलग अलग मर्जी होती है। तो उस स्कॉर्पियो के ओवरटेक करके गुजरने के बाद मैंने अभी महज 20 या 25 मिनट की दूरी ही तय की होगी कि सेम वैसे ही एक और सेम टू सेम स्कॉर्पियो एकदम तेज स्पीड में हॉर्न बजाते हुए उतनी ही स्पीड के साथ मेरी गाड़ी को, यानी जो वेगनार गाड़ी थी, उसको ओवरटेक करते हुए आगे निकल जाती है। अब ये चीज मेरे लिए थोड़ी हैरान करने वाली तो जरूर थी, लेकिन फिर भी इसे अजीब तो नहीं कहा जा सकता, क्योंकि आप जानते हैं कि एक जैसी दो गाड़ियां तो हो ही सकती हैं। और स्पेशली जब आप हाईवे पर चल रहे हो तो एक ही वक्त में एक जैसी तो क्या बल्कि 2, 3, 4 गाड़ियां भी एक साथ देखी जा सकती है। लेकिन रात के वक्त उनका एक के बाद एक सेम टू सेम स्पीड में दौड़ते हुए जाना मुझे थोड़ा हैरान कर रहा था। अब क्योंकि इतनी स्पीड में मैंने नंबर प्लेट तो नहीं देखी थी और इस बात पर ध्यान भी कौन देता है, पर मुझे लगा शायद मैं इस बारे में ज्यादा ही सोच रहा हूँ। गाड़ियां तो जाती ही रहती हैं, इसलिए मैंने इस बात को इग्नोर कर दी। लेकिन मुझे हैरानी तो तब हुई जब तीसरी बार फिर से मुझे किसी गाड़ी ने हॉर्न दिया, और वो भी उतनी ही तेजी से मुझे ओवरटेक करते हुए निकल जाती है। लेकिन जब मेरी नजर उस गाड़ी पर पड़ी ना, तो मेरे तो होश ही उड़ जाते हैं, क्योंकि वो गाड़ी भी सफेद रंग की स्कॉर्पियो कार ही थी और उतनी ही स्पीड में हवा को चीरते हुए निकल रही थी जितनी स्पीड में पहले की 2 गाड़ियां निकली थी। और ये चीज मेरे लिए बिल्कुल भी अब नॉर्मल नहीं रही थी। मतलब कुछ तो अजीब था। एक ही वक्त में एक ही जगह पर एक के बाद एक जैसे ही 3 गाड़ियां, वो भी थोड़े थोड़े डिस्टेंस पर ही कैसे गुजर सकती हैं। ये चीज अब मेरे दिमाग में डर पैदा करने लगी थी। मेरा मन है ना, जो अब अंदर से घबराने लगा था और मुझे डर लग रहा था कि ये लोग किसी लुटेरे गिरोह के लोग तो नहीं है, जो शायद किसी शॉर्टकट या यू टर्न का यूज करके बार बार मुझे ओवरटेक करते हुए मेरे पीछे आ रहे थे, ताकि सही वक्त देखकर मुझ पर हमला कर सके। अब ये बात दिमाग में आते ही मेरा दिल एकदम से बैठ जाता है, लेकिन उस वक्त मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था। अब देखो, न तो मैं उस सुनसान हाईवे पर रुक सकता था ताकि कोई मेरी वहां पर मदद कर सके, और फिर दूसरी बात कि वहां पर मेरी मदद करने वाला भी कोई भी नहीं था। न तो मुझे आसपास वहां पर कोई चाय की थड़ी या फिर कोई होटल या फिर कोई रेस्टोरेंट नजर आ रहा था। हाँ, हालांकि मैंने ये इतना जरूर सोचा कि मैं हाईवे पुलिस को कॉल कर लेता हूँ, लेकिन उसका भी अब कोई मतलब नहीं था, क्योंकि एक तो जैसे तैसे करके मेरे फोन में नेटवर्क नहीं था, तो मेरे अंदर घबराहट ज्यादा हो रही थी और मैं वहां पर रुकना भी नहीं चाहता था, क्योंकि वहां रुकना तो खुद मौत को दावत देने जैसा था। क्योंकि पुलिस को वहां तक आने में कम से कम 20 से 25 मिनट का वक्त तो लग ही जाता, और तब तक तो मेरे साथ कुछ भी हो सकता था। इसलिए मैं बस मन में भगवान को याद करते हुए ड्राइव कर रहा था। और मुझे याद है मेरी गाड़ी शायद 1 या 2 किलोमीटर ही चली होगी कि तभी मुझे दूर हाईवे के ठीक बीचों बीच एक गाड़ी खड़ी दिखाई देती है, और जिसे देखकर मेरा दिल एकदम से बैठ जाता है, क्योंकि मुझे लग रहा था शायद मेरा अंदाजा सही था। वो गाड़ी किसी लुटेरी गैंग की ही है, और जो मुझे लूटने के लिए ही हाईवे के बीचों बीच रुकी हुई है। उसे देखकर मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा था। अब एक बार तो मेरा मन किया कि गाड़ी मोड़ करके पीछे की तरफ वापस से लौट जाऊं, लेकिन मैं इतना भी जानता था कि उन लोगों के पास तो देखो स्कॉर्पियो गाड़ी है और मेरे पास छोटी वेगनार कार। मतलब जितनी जल्दी मेरी गाड़ी स्टार्ट हो गई, टर्न लेगी और स्पीड बनेगी, तब तक तो वो स्कॉर्पियो वाले लुटेरी जो गैंग है वो मेरे तक पहुंच भी जाएगी, और वो लोग मुझे महज 2 मिनट में चेज कर लेंगे। इसलिए भागने का तो कोई मतलब ही नहीं बन रहा था। मैं बस भगवान का नाम लेते हुए उस परिस्थिति का आकलन करने की कोशिश कर रहा था, और बड़ी ही स्लो स्पीड में अपनी कार आगे बढ़ाते हुए ये सोच रहा था कि उस सिचुएशन से बच करके कैसे निकला जाए, क्योंकि उस समय तक भी मेरे दिमाग में ऐसा कुछ भी नहीं था कि कुछ ही सुपर नेचुरल चीज भी हो सकती है। मुझे तो केवल यही लग रहा था कि जरूर कोई लुटेरी गैंग के आदमी है
और आज वो मेरे पास पैसे लूटने वाले हैं। और उस स्कॉर्पियो गाड़ी में कोई हलचल भी नहीं दिख रही थी, मतलब वो सुनसान एकदम हाईवे के बीचों बीच ऐसे आड़ी करके नहीं खड़ी हो जाती, वैसे वो खड़ी थी। और उसे देख करके मैं समझ गया था कि जैसे ही मेरी गाड़ी उस गाड़ी के करीब पहुंचेगी, उस गाड़ी के इर्द गिर्द छिपे बदमाश एकदम से मुझ पर हमला कर देंगे। इसलिए मैंने भी मन में ये सोच लिया था कि मैं बड़ी ही स्लो स्पीड में उस गाड़ी के करीब जाऊंगा और उसके करीब जाते ही एकदम से अपनी गाड़ी की स्पीड बढ़ाकर जल्दी से आगे निकल जाऊंगा। मतलब मैंने ये प्लान बना लिया था ताकि कैसे भी उस सिचुएशन से खुद को बचा सकूं। अब उस सिचुएशन में वे लोग जब तक खुद को संभाल कर मुझे चेज करेंगे तब तक मैं काफी आगे निकल जाऊंगा और जितनी मेरी गाड़ी भग सकती है ना उतनी उस गाड़ी को भगा लूंगा। और हो सकता है कि आगे जाकर के मुझे कोई मदद मिल ही जाए, शायद कोई रेस्टोरेंट या होटल वगैरह मुझे नजर आ जाए तो मैं वहां से मदद ले पाऊं। और यही सब सोचते हुए मैं धीरे धीरे बड़ी स्लो स्पीड में अपनी गाड़ी को आगे बढ़ा रहा था। लेकिन जैसे जैसे मेरी गाड़ी उस गाड़ी के करीब पहुंची, मेरे अंदर जो डर था ना वो अब चिंता में बदल रहा था, क्योंकि जिस गाड़ी को अब तक है ना मैं किसी लुटेरी गैंग की गाड़ी समझ रहा था, दरअसल वो गाड़ी किसी गैंग या लुटेरों की गाड़ी थी ही नहीं। क्योंकि उस गाड़ी में जब मैंने पास जाकर देखा तो 6-7 लोगों का एक पूरा परिवार बैठा हुआ था और उस गाड़ी का एकदम दर्दनाक, बहुत ही भयानक वाला दर्दनाक एक्सीडेंट हो चुका था। और उसी वजह से वो जो गाड़ी है ना वो हाईवे के बीचों बीच एकदम 360 डिग्री पर घूम चुकी थी और ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने गाड़ी सड़क के बीचों बीच खड़ी कर दी हो। मतलब जो अंदाजा मैं लुटेरी गैंग का लगा रहा था वो अंदाजा गलत था, क्योंकि एक्सीडेंट की वजह से उस गाड़ी की जो दिशा है वो घूम चुकी थी और उस गाड़ी के बहुत ही भयंकर प्रकार से परखच्चे उड़ चुके थे, जिसे देख करके साफ अंदाजा लगाया जा सकता था कि उस गाड़ी को किसी बड़े ट्रक या ट्रेलर ने टक्कर मारी है। और उस गाड़ी की हालत को देखकर यह बात साफ साफ पता चल रही थी कि उस गाड़ी में शायद ही कोई जिंदा बचा होगा। वहां आसपास कोई और व्हीकल भी नजर नहीं आ रहा था। ऐसे में वहां पर सिर्फ मैं अकेला ही बचा था जिसे पुलिस और एम्बुलेंस को कॉल करना था। अब मेरे मन में डर तो देखो बहुत ज्यादा लग रहा था, अकेले उस भयानक हादसे को देखने और जब तक कोई मदद नहीं आ जाती तब तक अकेले ही वहां पर रुकने में डर तो लगता ही है। पर इंसानियत के नाते उन लोगों को ऐसे ही वहां पर छोड़कर मैं आगे भी तो नहीं बढ़ सकता था, इसलिए सबसे पहले मैंने एम्बुलेंस को कॉल किया और फिर हाईवे की पुलिस को। उसके बाद मैंने गाड़ी से उतरकर यह देखने की चेष्टा की कि शायद उन लोगों में से अगर कोई जिंदा हो और उसे मेरी मदद की जरूरत हो तो उसे देखना चाहिए। और यही सोच करके मैं अपनी गाड़ी से उतरा और उसे डैमेज कार के नजदीक गया। मैंने अपने फोन की टॉर्च ऑन करके रखी थी ताकि देख सकूं कि गाड़ी के अंदर जो लोग हैं उनकी क्या कंडीशन है। और जब मैंने अपने फोन की टॉर्च उन लोगों पर डाली तो मेरे होश ही उड़ जाते हैं। उन लोगों के सर धड़ से अलग हो चुके थे, यानी जो यहाँ का सर है वो उसके धड़ के ऊपर था ही नहीं। शायद उस ट्रक या ट्रेलर से 2 बार उनकी गाड़ी की टक्कर हुई थी या फिर 2 अलग अलग व्हीकल्स ने उस गाड़ी को हिट किया होगा। उस गाड़ी की कंडीशन देख करके कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि वो खुद जाकर के किसी ट्रक से टकराई है या फिर किसी ट्रक ने उसे हिट किया है। और वो स्कॉर्पियो कार पूरी तरह से चकनाचूर हो चुकी थी और उसमें बैठने वाला कोई शख्स जिंदा नहीं बचा था। और इन सब के बीच में मैं अकेला वहां पर खड़ा था और किसी के आने का इंतजार कर रहा था। उन डेड बॉडीज की इतनी बुरी कंडीशन देख करके मेरे हाथ पांव तो पहले ही फूल चुके थे और डर के मारे मेरा रोम रोम कांप रहा था। उसे सुनसान अकेली रात में 7 डेड बॉडीज के साथ मैं अकेला वहां खड़ा था, बिल्कुल अकेला। आज भी जब मैं उस सिचुएशन को याद करता हूँ तो भीतर तक दहल जाता हूँ। मैं वहां खड़ा एम्बुलेंस और पुलिस का इंतजार कर ही रहा था कि तभी अचानक से उस कार में से जिसका कि एक्सीडेंट हुआ था वहां से जोर जोर से लोगों के चीखने और चिल्लाने की और रोने की आवाजें आने लगी। अब उस आवाज को सुनकर मेरे तो पैरों तले से जमीन ही खिसक गई, मेरे हाथ पांव फूल गए। अचानक से ये सब कुछ कैसे, जबकि मैंने उन्हें डेड बॉडीज को बेहद करीब से देखा था और उनमें से किसी का भी जो हेड है ना ऊपर वाला वो सही सलामत नहीं बचा था। तो फिर ये चीख पुकार आई कहां से? और फिर वहां आसपास न तो कोई दूसरी गाड़ी थी, न कोई इंसान था और न ही कोई बस्ती थी, न ही कोई होटल था। और उन्हें दिल दहला देने वाली खौफनाक आवाजों ने मेरा रोम रोम कंपित कर दिया था। डर के मारे मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था और आसपास देखने के बाद जब मुझे ये कंफर्म हो गया कि वो आवाजें कहीं और से नहीं बल्कि उसी गाड़ी से आ रही हैं जो मेरे सामने इतनी बुरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुकी है और वो भी एक्सीडेंट में। ये बात अब बिना किसी डाउट के पूरी तरीके से क्लियर हो चुकी थी
और इसलिए मेरी हालत भी खराब हो गई थी। और उस वक्त चूंकि मैं अपनी गाड़ी से बाहर खड़ा हुआ था, ऐसे में डर के मारे मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। उस वक्त मैंने ऑफ देखा न था और सीधे अपनी गाड़ी में बैठा और उसे स्टार्ट कर दिया। लेकिन उस रात मेरी किस्मत इतनी ज्यादा खराब थी कि मेरी गाड़ी स्टार्ट होने का नाम तक नहीं ले रही थी, और दूसरी तरफ डर और दहशत के मारे मेरी हालत एकदम खराब हो चुकी थी। आज तक जिंदगी में ऐसा मेरे साथ पहले कभी नहीं हुआ था, और ये सारी चीजें मैंने बस कहानियों में सुनी थी और फिल्मों में ही देखी थी, पर कभी सोचा नहीं था कि एक दिन ऐसे ही बिना किसी वजह के सडनली मेरा सामना ऐसी चीजों से होने लग जाएगा। डर के मारे मेरा अंग अंग थरथरा रहा था। मुझे एक तरफ से ठंडी सिरहन से लग रही थी और मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं करूं तो क्या करूं। लेकिन शायद उससे भी कुछ ज्यादा ही खौफनाक होने वाला था मेरे साथ। अभी तक तो मुझे उस गाड़ी से सिर्फ लोगों की चीख पुकार की आवाजें ही सुनाई दे रही थी, लेकिन अब उस गाड़ी में से मुझे कुछ लोग उतरते हुए दिखाई दिए, जिनका पूरा शरीर खून से बना हुआ था और नीचे का जो धड़ है उसके ऊपर से सिर गायब था। ओह, बहुत ही भयानक सिचुएशन थी। आज भी वो सीन याद करके मेरा खून सूख जाता है। मेरे सामने उस वक्त साक्षात मौत खड़ी थी उन 7 प्रेतमात्माओं के रूप में, और मेरी गाड़ी जो है वो स्टार्ट होने का नाम नहीं ले रही थी। मैं बार बार कोशिश कर रहा था, लेकिन मेरी गाड़ी स्टार्ट ही नहीं हो रही थी। मैं समझ नहीं पा रहा था कि अब उस सिचुएशन में कैसे निकलूं, कैसे बचाऊं खुद को उन भयानक प्रेतात्माओं से। वो सारी की सारी बुरी प्रेतात्माएं धीरे धीरे मेरी गाड़ी के करीब आने लगी, जिन्हें देखकर मेरा कलेजा मुंह को आ गया। मैं समझ गया था कि आज मेरी मौत है ना जो पक्की है। ऐसी हालत में इंसान को बस एक ही सहारा नजर आता है, और वो है भगवान। मैं भी मन ही मन भगवान को याद कर रहा था, और ये शायद उनके ही नाम का स्मरण का प्रताप था कि मुझे थोड़ी सी सूझ आई, और मैंने अपने मोबाइल फोन में हनुमान चालीसा को प्ले कर दिया। तब तक वो सारी जो खूंखार प्रेतात्माएं थी वो मेरी गाड़ी के शीशे के बिल्कुल करीब आ गई थी, और गाड़ी के शीशे के बाहर से ही मुझ पर ऐसे झपटने की कोशिश कर रही थी। ये भयानक और हद से ज्यादा रूह कपा देने वाला मंजर देखकर मेरी जान हलक में आ गई, और मैं अपनी ही गाड़ी में बेहोश होकर के गिर जाता हूँ। फिर जब मुझे होश आया ना, तो मैं हॉस्पिटल में था। मेरे बड़े भाई साहब जयपुर से आ चुके थे, और उन्हें अपने सामने देखकर मैं पूरी तरह से हैरान था। वहीं मेरे होश में आते ही मेरे बयान दर्ज करने के लिए उसी एरिया के बीट इंचार्ज ऑफिसर वहां आए, और उन्होंने मुझसे उस एक्सीडेंट वाले कॉल और अपनी बेहोशी का कारण पूछा। यहाँ तक कि मेरा ब्लड टेस्ट भी करवाया गया, ताकि ये बात क्लियर हो सके कि जब मैंने पुलिस को कॉल किया था तब मैं नशे की हालत में तो नहीं था ना। लेकिन देखो, सच तो यही था कि उस रात तो क्या, मैंने तो कभी जिंदगी में भी शराब नहीं पी थी, और न ही कभी कोई ड्रग्स आदि ली थी। ऐसे में पुलिस के लिए भी मेरे द्वारा किया गया वो फोन कॉल किसी मिस्ट्री से कम नहीं था, क्योंकि मेरे ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट से ये बात क्लियर हो चुकी थी कि मैंने कोई नशा नहीं किया था। ऊपर से मैं उस वक्त ऐसा बेहोश हुआ था कि पूरे 1 दिन के बाद मुझे होश आया था, और मेरे बड़े भाई साहब और उस बीट ऑफिसर ने मुझे बताया कि मैं उन लोगों को अपनी गाड़ी में बेहोशी और बुखार की हालत में मिला था, और उसी एम्बुलेंस में जिसे मैंने उस वक्त एक्सीडेंट के लिए कॉल किया था, उसी एम्बुलेंस में डाल करके उन लोगों ने मुझे अस्पताल में पहुंचाया था। तो ये सारी बातें मेरे सामने क्लियर करते हुए उन लोगों ने मुझसे इस तरह अचानक बेहोश हो जाने का कारण पूछा, और तब मैंने उन सबको अपनी पूरी आप बीती सुनाई, जिसे सुनकर के वहां हर कोई दंग रह गया था, क्योंकि वहां पर हॉस्पिटल में नर्सें थी, स्टाफ था, वो सब उस स्टोरी को सुन रहे थे। अब मेरी पूरी बात सुनने के बाद वो बीट ऑफिसर थोड़ी हैरान भरी नजरों से ऐसे मेरी तरफ देखते हुए बोले कि जैसा मैंने उन्हें बताया ना, वैसा कोई भी एक्सीडेंट उस रात उस जगह पर तो गया, बल्कि उस पूरे हाईवे पर कहीं पर भी नहीं हुआ था। लेकिन साथ ही साथ उन्होंने ये भी बताया कि जैसा मैंने बताया ठीक वैसा ही हादसा उसी हाईवे पर उसी जगह पर हुआ था, लेकिन 1 महीने पहले। उन्होंने बताया कि एक स्कॉर्पियो कार बहुत तेज स्पीड से चलते हुए एक बड़े ट्रेलर के अंदर घुस गई थी, और उस हादसे में उस गाड़ी में सवार सभी 7 लोगों की ठीक उसी तरह से मौत हुई थी जैसा कि मैंने उन्हें बताया था। उन लोगों के इस सर के अलग अलग टुकड़े हो गए थे, जैसा कि मैंने देखा था। और जब मैंने ये बात सुनी तो मेरी हालत और ज्यादा खराब हो जाती है। मैं तो उस जगह का था भी नहीं, इसलिए मुझे उस हादसे के बारे में कुछ भी अता पता नहीं था। लेकिन उस रात मेरे साथ जो कुछ भी घटा वो सब कुछ एकदम सच था। लेकिन उस हादसे को गुजरे पूरा 1 महीना बीत गया था। साथियों, आज इस घटना को हुए 10 साल से ज्यादा का वक्त गुजर चुका है, लेकिन मेरे जहन में आज भी वो घटना उतनी ही जीवंत है जितनी
उस वक्त थी। अगर उस रात मैंने अपने फोन में हनुमान चालीसा नहीं चलाई होती तो शायद आज मैं खुद भी उसी हाईवे पर राह गुजर बनकर के वहीं एक प्रेत योनि में भटक रहा होता। ये उस चालीसा का ही प्रभाव था कि वो प्रेत आत्माएं गाड़ी के अंदर दाखिल ना हो सकी। और देखो, हनुमान चालीसा का पाठ तो हमें वैसे भी करते रहना चाहिए। ये तो आप हर दिन करें। अगर हर दिन पॉसिबल नहीं है तो हर मंगलवार और शनिवार को तो कोशिश करें कि आप यह पाठ कर सकें, क्योंकि जब आप यह पाठ करते हैं तो आपके अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन होता है। आपका जो ओरा है, देखिए हर इंसान का एक ओरा होता है, किसी का नेगेटिव और किसी का पॉजिटिव। तो आपका जो ओरा है वह पॉजिटिव दिशा में आगे बढ़ेगा और पावरफुल होता जाएगा। और जितना यह पावरफुल होगा तो कोई भी ऐसी एंटिटी, कोई भी ऐसी नकारात्मक शक्तियां आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगी, यहाँ तक कि आपको कभी नजर भी नहीं आएगी। तो जितने आप भगवान की शरण में रहेंगे, आपके अंदर से डर कम होता जाएगा और आपका जो ओरा है वह अपने आप मजबूत होता जाएगा। और इसके लिए जरूरी है कि डर कैसे कम किया जाए, उसके लिए आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। और दूसरी चीज, अपने आप पर पूर्ण नियंत्रण हो, भगवान पर पूरा विश्वास हो, क्योंकि सबसे बड़ी चीज है आत्मविश्वास। अगर आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस ही कमजोर पड़ गया तो फिर कोई भी चीज आप पर आसानी से हावी हो सकती है। अच्छा, तो अपन कोशिश करेंगे कि आगे और भी आपको ऐसी ऐसी जानकारी, ऐसी ऐसी घटनाएं लेकर के आता रहूं, ताकि आपको इन चीजों के बारे में ज्यादा जानकारियां मिल सके। और मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आपको यह स्टोरी कैसी लगी, क्योंकि बहुत कम साथी ऐसे होंगे जो शायद अब तक भी इस स्टोरी को सुन रहे होंगे। लेकिन अगर आप उन्हें स्पेशल साथियों में से हैं जो अब तक स्टोरी सुन रहे हैं, तो आप अपना नाम कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और आपका नाम मैं अगली स्टोरी में जरूर लूंगा। तो अब अपन उन साथियों को धन्यवाद करते हैं जिन्होंने पिछली स्टोरी में कमेंट किए हैं। राहुल पाटकर नागपुर से, निशा पांड्या गुजरात से, चैन सुखी दानोदिया कुचामन राजस्थान से, अमन मितांश प्रिया दिल्ली से, आसिफ बरेली से, खरवार सुनीता सूरत से, सुधा खन्नी, साहिन सिद्दीकी वाराणसी से, ममता रानी और पूनम धानक राजकोट से। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद है और उम्मीद करता हूं कि आप मेरा साथ यूं ही बनाए रखेंगे और मैं भी आपके लिए यूं ही नई नई स्टोरीज लेकर के आता रहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।